हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों आ जाओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 13वें चैप्टर नाभिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बेहद सिंपल तरीके से आज इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आपके लास्ट के बच्चों जो चैप्टर हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, हमने पहले भी बताया था, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस चैप्टर के 3 से 4 टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सबसे भी ज्यादा पूछे जाने वाला, यानी 100 में 100% पूछा जाने वाला, वो भी हर साल लगभग हर एक सेट में, वो है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। फिर उसके बाद इसमें आता है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक क्या है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं 4 से 5 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बेहद सिंपल तरीके से इनको हम निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने, यानी पहला भैया इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कि जो हमारा चैप्टर है नाभिक, न्यूक्लियस, उसी का मतलब जानना है कि नाभिक की परिभाषा लिखना है कि नाभिक होता क्या है, क्या है नाभिक। ठीक, तो ध्यान देना। देखिए परमाणु वाले चैप्टर में इसके पहले बताया था कि कोई भी परमाणु हो तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान और धनावेश होता है वो एक छोटे भाग में निहित होता है, जिसको हमने नाम दिया था नाभिक। ठीक है, तो यहां पर वही तो समझना है ना कि भैया नाभिक क्या है। तो जैसे ये परमाणु है बच्चों, ये एक परमाणु है, ठीक है। और परमाणु में हमने बताया ना कि परमाणु का ये जो छोटा भाग दिख रहा है आपको, तो परमाणु का यही छोटा वाला भाग क्या कहलाता है, नाभिक। ठीक है, नाभिक कहलाता है। और इस छोटे से भाग में भैया, इस छोटे से भाग में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन भरे होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर क्या होते हैं, मुक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इतना जानना है आपको। तो समझ में आ गया कि नाभिक किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु का, किसी परमाणु का वह मतलब इस परमाणु के भीतर ठीक स्थित वह सूक्ष्म भाग, यानी छोटा सा भाग, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान या फिर यूं कह लें कि धनावेश निहित होता है, उस भाग को कहते हैं नाभिक, यानी न्यूक्लियस। ठीक है ना, इसी वाले भाग में ध्यान समझिएगा भैया, इसी भाग में परमाणु का समस्त द्रव्यमान, समस्त जो द्रव्यमान होता है यानी भार होता है और धनावेश होता है, वो क्या है, इसी में स्थित होता है। यानी ये परमाणु का जो नाभिक होता है वो एक सघन धनावेशित भाग होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया बबुआ। तो यहां पर परिभाषा वही लिखेंगे कि किसी परमाणु के भीतर वह सूक्ष्मतम स्थान या फिर भाग जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश केंद्रित होता है भैया, उसे कहते हैं नाभिक। और ध्यान से समझना, ये नाभिक में क्या होता है, क्योंकि बहुविकल्पी में आप जैसे भाई आप अगर हम बात कर लें IERT का फॉर्म फिल करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक का, तो उसमें क्वेश्चन नाभिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछा गया है कि भैया यहाँ पे परमाणु के केंद्र में अर्थात कौन कौन से कण स्थित होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। यानी जब भी अगर न्यूक्लियन की संख्या पूछ ले, यानी न्यूक्लियन पूछ ले, तो भैया न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन तथा ठीक न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियनों की संख्या या फिर न्यूक्लियन। तो समझ में आ गया नाभिक क्या है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है, 1 नंबर में पूछता है जनरली बच्चों। तो क्या है, किसी परमाणु का वह सूक्ष्म स्थान जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान या फिर कह लें धनावेश केंद्रित होता है, उस छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं अपन, नाभिक कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला जो टॉपिक है अपना कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखना है। ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला
टॉपिक है, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए क्या है, एक तो परमाणु क्रमांक है, दूसरा द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, इसको एकदम से हम क्लियर कर देते हैं। आपके माइंड में आज के बाद कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, या फिर कह लें भैया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले भैया हम परिभाषा समझ लेते हैं, फिर समझेंगे अच्छे से। परमाणु क्रमांक क्या है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के ही बराबर होती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक, क्या कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं बबुआ, वो हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक। और दूसरा है कि द्रव्यमान संख्या क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो ये क्या होगा भैया कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की, एक मिनट बबुआ, थोड़ा गलती है भैया, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहां पर यू कह सकते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बबुआ गलती से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं भैया, याद रखना। अब जैसे इसको समझेंगे बेहद सिंपल तरह से, चलिए समझते हैं भैया पूरा लॉजिक क्या होता है। ये कोई एक्स है, ये सैंबल है, ठीक है, ये एक सैंबल है। यहां पर भैया जैसे ए हो गया और यहां पर क्या हो गया, ये जेड हो गया। अब ध्यान से समझना बच्चों, इस तरह से अगर कोई चीज होता है, जैसे भैया ऐसे लिखा है मैग्नीशियम, ये Mg है, ये 12 है, ये 24। अब इसका पूरा सीन समझते हैं। ये जो बीच में आपको एक्स वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये तत्व का क्या है, प्रतीक है, ये तत्व का प्रतीक हो जाता है, ठीक है। एकदम गौर से समझिएगा। ए वाला, ए क्या होता है भैया, तो इसको बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार। और परमाणु भार लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, तो इसी को अपन द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां पर ये जो जेड आपको दिखाई पड़ रहा है बबुआ, इसको बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या, यही प्रोटॉन होता है, या फिर इसी को परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, ठीक, ये जो नीचे होता है, मतलब जैसे भी दिखाया था। या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर भैया हमें परमाणु क्रमांक की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने बताया कि किसी भी भाई परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही कहते हैं परमाणु क्रमांक, या फिर कह लें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहते हैं परमाणु क्रमांक, क्योंकि प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन ये सब आपस में बराबर होते हैं। याद रखना, प्रोटॉनों की संख्या और बराबर, भाई प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक यानी जेड, ये बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अगर भैया न्यूट्रॉन निकालना हो, क्योंकि जैसे जेड ए बराबर, अगर हमने बताया कि ए क्या है, परमाणु भार, अगर ए बराबर कर दें, ए बराबर, तो भैया परमाणु भार कैसे निकलता है, तो अभी बताया बच्चों कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार। या फिर इसको ना लिखना चाहें, एक मिनट क्या हो गया, या फिर इसको ना लिखना चाहें हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि भैया ये जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या है, प्रोटॉन, तो Z प्लस N भी कर सकते हैं। तो अब अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी निकालनी हो तो परमाणु भार माइनस क्या है, परमाणु क्रमांक, या फिर हम कह लें कि परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, ये बराबर होती है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती है। तो समझ में आ गया इसमें सब कुछ बबुआ कि इस तरह से हो। तो भैया ये जो एक्स का सिंबल दिख रहा है ये प्रतीक होता है किसी भी तत्व का। जैसे क्वेश्चन में कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे यहां पर Mg दे देगा, मैग्नीशियम 12 ये 24,
पूछ लेगा कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं 12, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 12, कितना भाई परमाणु क्रमांक है 12, पूछ लेगा परमाणु भार कितना है तो 24, द्रव्यमान संख्या कितना है 24, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले तो भैया 24 में यानी परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 12। ऐसे क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। आप पेपर अगर उठाओगे प्रीवियस ईयर का देखे, ऐसे बोलेगा कि किसी पर मतलब तत्व के नाभिक में से दे देगा कि बोल देगा भैया कि प्रोटॉन मतलब यहां परमाणु क्रमांक 12 है, तो उस नाभिक में ऐसे पूछ लेगा कि भैया न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, या फिर पूछ लेगा कि उस परमाणु में क्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये सब हमने लिखा दिया, इसीलिए लिखा दिया है ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को कोई भाई परेशानी ना हो। आई बात समझ में? चलिए बबुआ, तो इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और पूछता है 2024 में भी बात कर ले बबुआ, 2 क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 के भी पेपर में अगर देखेंगे तो 2 पेपर सेट में पूछा गया था। एक एएमयू किसे कहते हैं और इसका किलोग्राम से क्या संबंध है, और इसका मान एमवीई मतलब एमईवी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो भैया एक एएमयू या एक परमाणु मात्रक द्रव्यमान होता है। एक मतलब एटॉमिक, एम का मतलब मास ये, और यू का मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान समझना, पहले परिभाषा देख लेते हैं। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। जैसे भैया अब यहां पर हमको निकालना है एक एएमयू, तो लिखेंगे एक एएमयू बराबर, देखिए कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग, तो 1/12 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखेंगे भैया तो हम लिख सकते हैं एक एएमयू बराबर 1/12 हो गया। और ये कैसे निकाला जाएगा ध्यान देना, एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान निकालना है तो भैया यहाँ पे भाई कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12, और यहाँ पर जब एक कार्बन परमाणु के नीचे लिखना है तो नीचे n, ठीक है। n यानी अवोगाद्रो संख्या है, तो इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा। एक एएमयू बराबर अगर देखेंगे तो भैया 1/n बच गया है, ठीक है। 1 कितना आ गया है n। अब देखना बच्चों, यहां से ध्यान समझिएगा, एक एएमयू बराबर 1/n, n क्या है अवोगाद्रो संख्या, ठीक, या एवोगेड्रो संख्या जिसको बोलते हैं, 6.02 गुणे 10 के घात ये 23 हो जाता है, ठीक। या फिर एक एएमयू बराबर, भाई इसको ऊपर भेज देंगे, ठीक। या फिर यूं कह सकते हैं, जैसे अगर 6.02 में आप 1 का भाग लगाओ तो भाई दशमलव लगाएंगे 0 तब काम होगा, तो भैया 6 कम 6 बार जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 6 ही मान लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, केवल 6, तो यहां पर अब कितना बचा 4 हो गया, तो यहां पर लगभग भाई ये 0 बढ़ गया तो 6×6 36, तो 1.6, तो ये काटेंगे तो भैया इसमें अगर काटेंगे 0.166 ऐसे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 0.166 ऐसे बढ़ा के गुणे 10 के घात ये ऊपर जाएगा -23, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, कितना लिख सकते हैं भैया, इसको अब लिखा जा सकता है कि एक एएमयू बराबर, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर भाई जब भी दशमलव अगर पीछे ले जाया, मतलब दशमलव पीछे, तो यहाँ पे घात में माइनस करते हैं, आगे लाते हैं तो घात में प्लस करते हैं, ठीक है। तो एक अंक खिसकाएंगे, जैसे 1.6 करना है, गुणे ये 10 के घात, अब की बार एक माइनस होगा भले, लेकिन माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये कितने में आया ग्राम में, ठीक है, इतना ग्राम आ गया, ठीक है, ग्राम में। अगर इसी को किलोग्राम में बोल रहा है भैया, किलोग्राम में संबंध, तो एक, ठीक है, कितना हो जाएगा किलोग्राम में, तो एक एएमयू बराबर 1.6 गुणे 10 के घात कितना
माइनस का, भैया अगर जिसे किलोग्राम में तो 10 के घात माइनस का 3, तो यानी माइनस का 24 3 27, ये केजी में आ गया। यही क्या हो जाएगा भैया, 1 AMU का किलोग्राम में भैया मान निकल आया, इसका किलोग्राम के साथ संबंध आ गया। अगर यहां पर MEV में पूछ ले, अब इसी में E बराबर mc², यानी द्रव जो क्या होता है, आइंस्टीन का जो समीकरण होता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, वहां से निकलेगा। तो हम डायरेक्टली हम लिखेंगे भैया कि 1 AMU का अगर पूछे तो आपको भी पता है कि 931 MeV, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हो जाता है। तो इसका किलोग्राम से क्या संबंध है ये भी आपने देख लिया, और इसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या संबंध है वो भी आपने देख लिया। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक AMU बराबर कितना केजी होता है? हो गया ना? चलिए, तो ये ध्यान देना, पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, ठीक? एक बार रिवीजन कर लेना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाना है। मतलब समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आपने 9th में भी इस चीज को बखूबी पढ़ा है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो हम आपके सामने लेकर ही आ रहे हैं टॉपिक को, ठीक है? अब ये बच्चों सबसे ज्यादा अगर इनमें बात कर ले तो समस्थानिक और समभारिक ज्यादा पूछता है, समन्यूट्रॉनिक बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन 90% आपके समस्थानिक और समभारिक ही पूछता है। तो समस्थानिक सबसे पहले जानेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, ठीक? समस्थानिक किसे कहते हैं? किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बोले तो परमाणु क्रमांक क्या हो भैया, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्व को समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान है तो समप्रोटॉनिक नाम भी दिया जा सकता है। सिंपल सा लॉजिक, समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग हो, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या हम कह सकते हैं अलग हो, ठीक? तो ऐसे तत्व को समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है भाई, हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे होता है नहीं, हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन होते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू भैया 1H1, ठीक, या फिर एक 1H2 आ गया, या फिर एक 1H3 आ गया। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुए ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, नाम देखेंगे तो इसका प्रोटियम होता है, क्या? प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं भैया? ड्यूटेरियम। और इसको क्या कहते हैं तो ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक में हमने क्या चीज बताया रसगुल्लो कि भाई किसी एक ही तत्व के ऐसे कह रहा है कि अलग अलग परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर हो। अगर आप नजर डालें प्यारे बच्चों तो एक हाइड्रो यहाँ परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉन की संख्या, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो परमाणु क्रमांक तो सबके बराबर है लेकिन परमाणु भार भैया अलग अलग है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेना चाहे तो भैया क्लोरीन के हो गया, क्लोरीन के समस्थानिक। तो क्लोरीन के समस्थानिक भी होते हैं। तो क्लोरीन के समस्थानिक में जैसे यहाँ पे 17Cl35 हो गया और यहाँ पे भैया लिख लेते हैं क्या चीज 17Cl37 हो गया। अगर आप देखें तो भैया इनके परमाणु क्रमांक तो कितने हैं, 17 हो गए, दोनों बराबर है तो समस्थानिक हो गए, परमाणु भार अलग अलग हैं, तो ये हो जाता है समस्थानिक। अब दूसरा जो है समभारिक क्या होता है वो भी जानते हैं।
ठीक है। समभारिक किसे कहते हैं? तो भाई समभारिक, समान भार। अब की बार क्या है? तो भैया ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या हो? बराबर हो। ठीक है, समभारी यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु जो परमाणु भार है वो क्या है? अलग अलग हो। तो ऐसे सॉरी मतलब परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार बराबर हो, तो उनको कहते हैं समभारिक। ठीक, तो यहां लिखेंगे ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो उनको क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। जैसे भी भाई हाइड्रोजन में ही हमने एक एग्जाम्पल देखा, तो इनके एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे भैया एक हाइड्रोजन का हमने ले लिया, एक हाइड्रोजन का जैसे ये प्रोटियम है, ठीक है ना, सॉरी ट्राइटियम है भी देखा हमने, और एक हीलियम का भी होता है। हीलियम भाई 2He4 होता है, लेकिन उसका भी एक अगर हम बात कर लें एक रूप होता है 2He3, 2He3। तो अगर आप देखें तो भैया दोनों परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन परमाणु भार 3-3 ही है। इसी तरह से भैया आप जैसे भाई कार्बन और क्या है नाइट्रोजन के देख सकते हैं, तो कार्बन का कार्बन देखिए, कार्बन 6 और 12 होता है लेकिन उसका एक 14 भी होता है। एक कार्बन का भैया अगर बात कर लें तो इसके एक 14 भी होता है। और इसी तरह से नाइट्रोजन में देखिए भैया 7 है और इसका भाई 14 होता ही है। तो इनमें भी अगर आप देखें तो इनमें 14-14 यानी परमाणु भार समान है, इनमें भी 3-3 है, परमाणु भार समान है। तो अब की बार क्या है? इसी का उल्टा हो गया। इसमें परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु भार भिन्न था, लेकिन इसमें परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? समभारिक। ऊपर क्या है रसगुल्लों? समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है और समभारिक में परमाणु भार समान होता है। बस इतनी सी बात आपको अपने माइंड में रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना रसगुल्लों? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बबुआ। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक है तो भैया सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो तो उनको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि भैया अब की बार क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो ऐसे तत्व को क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे भैया आपका जैसे देख ले भाई लिथियम, लिथियम कितना होता है? 3, परमाणु भार 7। और एक ले लेते हैं बेरिलियम, ठीक, परमाणु क्रमांक 4 और भैया इसका क्या होता है? 8 होता है। अगर आप देखें तो भैया न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? तो हमने बताया था क्या कि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दें। अगर भैया 7 में से 3 घटाएंगे 4 न्यूट्रॉन इसमें आ जाएगा। इसमें भी अगर न्यूट्रॉन की संख्या देख लें बच्चों, अगर न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो 8 में 4 घटाओगे बबुआ 4 ही आएगा। तो दोनों जगह पर आप देख लें, इसमें भी 4 न्यूट्रॉन, इसमें भी 4 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? अब की बार बराबर है। क्या है भैया? बराबर है। तो ऐसे तत्व को क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? सम न्यूट्रॉनिक। इसी तरह से जैसे सोडियम, भाई और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो यहां पे जैसे सोडियम का ले लें 11, इसका 23 होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम का बबुआ ये 12 और इसका परमाणु भार 24। तो अगर देखें तो यहां पर कितने न्यूट्रॉन हैं? तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी भैया? 23 में से 11 गए, 12 बच गया, 12 न्यूट्रॉन। इसमें भी देखें तो कितने न्यूट्रॉन बचे हैं बच्चों? तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? तो 24 में 12 घटाओगे भैया तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाते हैं तब न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। ठीक है, तो यहां पर भी न्यूट्रॉन देखिए अगर बराबर हैं, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो आपस में क्या है बच्चों? बराबर ही है। तो ये क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर। अब आता है आपका कि नाभिक की त्रिज्या, आकार एवं घनत्व लिखना। ठीक है, क्योंकि इसको बहुविकल्पी में कभी कभार पूछ लेता है, या फिर इसको भैया ज्यादातर आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन 2 नंबर वाले में पूछता है। तो नाभिक की त्रिज्या होती क्या? इसका डेरिवेशन नहीं देखना है,
पूरा मतलब समझना नहीं, केवल नाभिक की त्रिज्या के बारे में इसका पूरा फुल काट दिया गया है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या की बात कर ले भैया, तो त्रिज्या तो ये हो जाता है r बराबर r डैश ये 1/1/3। तो ये होता है नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या के लिए फार्मूला, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट देख लें भैया, अगला क्या कह रहा है कि आकार, तो नाभिक का आकार क्या होता है? तो नाभिक का आकार जनरली होता क्या है भैया? तो गोलाकार, गोलाकार होता है। देखिए कुछ में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट वो परिवर्तन ओनली 10% तक हुई होता है, यानी 10% तक, ठीक है। बाकी जनरली क्या होते हैं भैया? गोलाकार ही होते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका क्या है? नाभिक का घनत्व, डेंसिटी पूछ रहा है। तो घनत्व क्या होता है? तो नाभिक का जो घनत्व होता है वो, ठीक है, लगभग सभी नाभिक का घनत्व समान होता है, समान होता है, ठीक है। लगभग सभी नाभिकों का जो घनत्व होता है बहुआ वो समान होता है। और ये होता कितना है? और इसका लगभग जो मान होता है भैया रो बराबर वो होता है, देखिए लगभग में 2, क्योंकि 2.3 या 2.2 ऐसा कुछ होता है, तो हम इसको 2 × 10⁻17 इतना ही लिखेंगे। जनरली लगभग समान होता है ये kg/m³, क्योंकि डेंसिटी है, घनत्व है। तो ये हो जाता है भैया नाभिक का जो घनत्व, डेंसिटी, ठीक। आई बात समझ में? और उसके अलावा ये चीज जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, ठीक भैया। ये r0 क्या है और उसके बाद a क्या है, इनका मतलब भी जानना बेहद जरूरी है बच्चों। देखिए ये जो r0 है ये कांस्टेंट है भैया, नियतांक है, ठीक है। ये क्या है? एक नियतांक वैल्यू है, तो ये नियतांक होता है। a क्या है? तो इसको हम भाई द्रव्यमान संख्या बोल लें, या फिर इसी को हमने बताया ना कि परमाणु भार बोलते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या। बाकी r तो नाभिक की त्रिज्या है ही, ठीक। तो ये हो जाता है नाभिक की त्रिज्या और इसका आकार व इसका डेंसिटी यानी घनत्व। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ये क्वेश्चन ही काफी लाजवाब है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। 2024 में भी तो नहीं आया है। अगर बात कर ले भैया तो 23 में और 22 में आया था, लेकिन 24 में किसी सेट में नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसलिए 2025 में पूरा कमर कस के तैयार हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक। कि सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय द्रव्य का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, तो सभी नाभिकों के लिए समान होता है, भी हमने बताया लगभग सभी के लिए समान होता है। तो ये आपको प्रूव करना होगा। अथवा में इसको एक और तरीके से पूछ सकता है, अथवा में इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या यानी a पर निर्भर ही नहीं करता है, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए बुआ, देखिए नाभिक होता कैसा है? गोलाकार। तो सबसे पहले हम नाभिक का आयतन निकालते हैं, नाभिक का आयतन, ठीक। नाभिक का जो आयतन है हम वो निकालते हैं। अब आयतन बराबर भैया, नाभिक का आयतन बराबर क्या होता है? नाभिक गोलाकार। अब गोले का आयतन आपने पढ़ा है कि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 और πr3 ये होता है, ठीक है। कैपिटल R यहां त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या है। बट एक चीज ये भी ध्यान देना बच्चों, चूंकि R बराबर बबुआ आपने पढ़ा है अभी r0 × a⁻1/3, ठीक। ये चीज आपने अभी देखा है, ये होता है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे? यहां पुट करेंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा नाभिक का आयतन V बराबर हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा भैया पाई, R की जगह पर हम रखेंगे r0 × a⁻1/3, ये क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। या फिर इसको हम V बराबर करेंगे तो 4/3 पाई, ये हो जाएगा भैया r3
और यहाँ पर a की पावर ये 1/3 और इंटू का ये 3 है ही, तो बच्चों ये तो कट गया। केवल और केवल यहाँ पे v बराबर आपका आ गया 4/3 और ये पाई r ये क्यूब हो गया, और उसके बाद केवल यहाँ पर a बच गया। ये तो नाभिक का आयतन निकल आया, ठीक है ना, आयतन निकल आया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे भैया, तो हमें क्या करना है भाई, इसका निकालना है घनत्व, ठीक है, नाभिक का घनत्व निकालना है। तो घनत्व बराबर होता क्या है, हमें घनत्व निकालना है, तो घनत्व बराबर भाई फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान संख्या से है, ठीक, आयतन आपका हो जाएगा नीचे, ठीक। तो भाई द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ठीक है, कितनी है बबुआ, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो नाभिक का घनत्व है वो रो बराबर, भाई द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ए ही, यानी परमाणु भार, नीचे आयतन, तो आयतन आपने क्या निकाला 4/3 पाई r क्यूब इंटू ए, ये चीज निकाला। तो भैया ए से एक कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे बचा क्या बचा हुआ है भैया, तो ये हो जाएगा रो बराबर, ये भाई बटे का बटे है तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 ये नीचे पाई हो गया और उसके बाद r क्यूब। अगर इसमें आप देखें तो कहीं भी भैया a का नामो निशान नहीं है, ठीक है, ए का नामो निशान कहीं नहीं है। वही तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या यानी ए पर निर्भर नहीं करता है। तो द्रव्यमान संख्या ए तो कट गया, इसलिए जो नाभिक का घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। और ये जो मान आया है नाभिक का जो घनत्व है ये क्या है, सब यानी सभी के लिए, सभी बोले तो प्रत्येक परमाणु के लिए क्या होता है, समान होता है, ठीक है। नाभिक का जो घनत्व है वो लगभग सभी के लिए समान होता है, और कितना होता है वो भी हमने बता ही दिया है इसके पहले कि 2 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है, ठीक। तो ये हो जाता है भैया आपका नाभिक का घनत्व निकालना, ठीक, याद रखना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, और नाभिकीय बल की विशेषता निकालना है। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। नाभिकीय बल क्या होता है, देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। भैया जैसे हमने बताया ना कि जो ये नाभिक होता है, नाभिक भाई परमाणु के बीच में जो सूक्ष्म स्थान होता है नाभिक, इनमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो भी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को, इनको एक दूसरे को जो बांध कर रखता है, ठीक, बांध कर जो रखता है, जो बांध कर रखता है वही बल भैया इनमें एक दूसरे के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, तभी तो ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अत्यंत ये सघन और धनावेशित क्षेत्र होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में लगने वाला वह बल जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है, इनको उनको आपस में क्या करता है, बांध कर रखता है, उस बल को कहते हैं नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल की विशेषता आपका ज्यादा पूछता है, ठीक, नाभिकीय बल की विशेषता सबसे ज्यादा पूछता है, परिभाषा बहुत कम लेकिन विशेषता बहुत पूछता है। तो नाभिकीय बल तीव्र आकर्षण बल होते हैं, अभी हमने बताया, यानी इनके बीच आकर्षण बल होगा तभी तो ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन बलों की जो तीव्रता बहुत अधिक होती है, इनकी तीव्रता अधिक होती है, ठीक, तभी ये सघन बल से द्वारा बंधे होते हैं। अगला कि ये बल वैद्युत बल नहीं होते हैं, ठीक है, एक वैद्युत बल की भांति एक व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक। अगला है कि ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, आवेशों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, नाभिकीय बल की विशेषताएं। आई बात समझ में कि नाभिकीय बल क्या है और नाभिकीय बल की विशेषता। चलिए चलते हैं आगे, लेकिन हाँ उससे पहले भैया स्क्रीनशॉट करना जरूरी है, कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है। ठीक, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपको क्या है भाई लिखना है। ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में पूछता है कि आइंस्टीन के अनुसार सभी पदार्थों में उसके द्रव्यमान के कारण भी एक ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं भाई, मतलब इस ऊर्जा को द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने यह बताया था कि सभी पदार्थों में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को उन्होंने एक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया था और वो ऊर्जा क्या है भैया, E बराबर mc², E बराबर mc²। यही क्या है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। या फिर जब इसको अगर द्रव्यमान क्षति के रूप में लिखते हैं तो इसी फार्मूले को डेल्टा E बराबर डेल्टा m इंटू c² ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ऐसे लिखा जाता है, याद रखना। जहां पे भैया डेल्टा m क्या हो जाता है, ये हो जाता है द्रव्यमान क्षति। क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होता है। क्योंकि द्रव्यमान क्षति होता क्या है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान दोनों का जो अंतर होता है वही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। तो कभी कभार 1 नंबर में परिभाषा पूछ लेता है। ठीक, तो ये हो जाता है द्रव्य मतलब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E क्या है, M क्या है, C क्या है, सब जान लेते हैं भाई। E क्या है, ऊर्जा, M क्या है तो भैया द्रव्यमान, और C क्या है, प्रकाश की चाल। क्या है, प्रकाश की चाल भाई, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, ये तो होता है द्रव्यमान का आइंस्टीन ऊर्जा मतलब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान क्षति। आ गए ना भैया, द्रव्यमान क्षति जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये आपका। ठीक, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। देखिए, किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और द्रव्यमान क्षति को डेल्टा m से दर्शाते हैं। तो डेल्टा m बराबर होता क्या है, ध्यान से समझना। डेल्टा m बराबर ये कह रहा है कि जो वास्तविक द्रव्यमान होगा न्यूक्लियानों के द्रव्यमान से कम। अब न्यूक्लियान का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना भाई। न्यूक्लियान का जब भी निकालना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पूरा, तो यहां पर सबसे पहले हम प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालेंगे। तो उसके लिए प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक होगा इनटू में यहां पे mp लिखेंगे यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो mp। तो ये हो गया पूरा प्रोटॉनों का मतलब यहां पे प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस अब उसके बाद न्यूट्रॉन का, क्योंकि तभी तो न्यूक्लियन आएगा भैया। तो न्यूक्लियानों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही तो न्यूक्लियन होता है। तो इस तरह से तो हम प्रोटॉन निकालेंगे। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। mp क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अब इसी तरह से भैया आप न्यूट्रॉन निकालेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन निकलता कैसे, a-z से न्यूट्रॉन निकलता है। और यहां पर न्यूट्रॉनों का भैया भार लिखेंगे तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पे np, ठीक है, सॉरी np कह रहे हैं, तो यहां पे mp है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहां पे क्या है m इंटू n है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहां पे क्या हो जाएगा a-z और यहां पे इंटू में करके ये हो जाएगा m इंटू n। तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, इस तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाल देते हैं। इसी को पूरा न्यूक्लियन कहते हैं। इससे कुछ कम होता है, कह रहा है क्या होता है, वास्तविक द्रव्यमान। तो वास्तविक द्रव्यमान को m से दर्शा देते हैं। तो भैया ये आपका मतलब इस तरह से हम क्या निकालते हैं, द्रव्यमान क्षति। ये बच्चों 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल इस पे बनता है, तो उसमें इस फार्मूले का बहुत बड़ा रोल होता है। यहां पर z क्या है समझना, z क्या है और a-z क्या है और m क्या है। ठीक, सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। z क्या है, परमाणु क्रमांक या इसी को प्रोटॉन कह लें
भाई यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे और उसका द्रव्यमान, ये सवाल में दिया रहता है। A माइनस जेड क्या है, तो इस तरह से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। M क्या है, कैपिटल M, तो ये वास्तविक द्रव्यमान है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, ठीक। बाकी यहां पे MP क्या है, P यानी प्रोटॉन, M का मतलब मास, द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहां पे MN है तो यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक, समझ में आया। इस तरह से भैया ये आपका फार्मूला जो होता है द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी क्या है, बंधन ऊर्जा। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिकों के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक। यानी न्यूक्लियन में क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये पूरा प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये पूरा न्यूट्रॉन का है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए भैया जो ऊर्जा बाहर से दी जाती है वही ऊर्जा कहलाती है बंधन ऊर्जा। और किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक अस्थायी होगा, यानी जिस नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो नाभिक उतना ही प्रबल रूप से और भी ज्यादा अस्थायी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। छोटे छोटे टॉपिक हैं भैया आपके 1-2 नंबर वाले, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इंपॉर्टेंट काफी हैं, ठीक। चलिए जल्दी से इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे रसगुल्लों, क्योंकि है ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाभिकीय विखंडन क्या है और उदाहरण सहित आपको समझाना है कि नाभिकीय विखंडन कहते किसको हैं। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह 2 समान हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। इसमें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर भी पूछता है, बट यहां पर भैया सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं फिर अंतर भी बताएंगे, ठीक। तो नाभिकीय विखंडन जैसे मतलब ये है, जैसे भैया क्या है, एक भारी नाभिक है और इस पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जा रही है, तो ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और ये अनियंत्रित श्रृंखला बनती है। भाई ये भी क्या है, इस तरह से टूटेगा, ये भी ऐसे टूटेगा, इसमें भी 2 टूटेंगे, इसी तरह से एक श्रृंखला बनती चली जाएगी और अपार ऊर्जा निकलती है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है नाभिकीय विखंडन का। तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, ठीक। तो जैसे यहां पर भाई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम क्या है, यूरेनियम भाई 92-235 एक यूरेनियम लिया है और इस पे न्यूट्रॉन की बौछार कर दिया, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, प्रतीक है। न्यूट्रॉन की क्या कर दिया हमने, बमबारी करा दिया, बौछार किया। जब न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं तो ये 2 हल्के नाभिकों में, एक तो जैसे भैया ये बेरियम, ठीक, एक बेरियम में ये टूट जा रहा है और दूसरा है ये एक क्रिप्टॉन के हल्के नाभिक में टूट जाता है, क्रिप्टॉन। और साथ में यहां पे 3 अणु कितने भाई, नाइट्रो, मतलब यहां पे क्या है, न्यूट्रॉनों के निकल जाते हैं और अपार ऊर्जा निकलती है, ठीक। अपार क्या है, ऊर्जा निकलती है। तो यहां पर 2 हल्के नाभिकों में टूट रहा है, आप देख रहे हैं कि भैया 2 हल्के नाभिकों में टूट रहा है, बेरियम और क्रिप्टॉन के। अगर आप देखें तो इसको ऐड करेंगे तो भाई 6 6 12 हो गया और 5 3 8, ठीक है भाई, 8 1 9, ये 92 आ जाएगा, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। अगर इधर देखें तो 235 1 36 हो गया, इधर अगर देखें तो 9 4 13 हो गया भैया, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 8 4 12 और 1 13, यानी 233 हो रहा है, 33, और जबकि यहाँ पे 35 1 36 है, तो भैया यहाँ पे 3 अणु न्यूट्रॉन के हैं, तो यहां पर उसमें जोड़ देंगे तो ये भी टोटल कितना 236 हो जाएगा, यानी बराबर है दोनों तरफ। तो इस तरह से क्या होती है बच्चों, ये घटना हो जाती है क्या भैया, नाभिकीय विखंडन, ठीक। क्योंकि यहां पर ये बेरियम है, सॉरी ये यूरेनियम है, ये एक
यूरेनियम का भारी नाभिक है और जब इस पर न्यूट्रॉन की बौछार की गई, तो जब न्यूट्रॉन की बौछार या न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये बेरियम के हल्के नाभिक में टूट रहा है और क्रिप्टॉन के, ठीक है, यहां पर क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जा रहा है और यहां पर इतने अणु न्यूट्रॉन के बाहर हैं, ठीक। तो ये पूरा घटना जो हो जाता है, क्योंकि सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल ही होता है, उदाहरण सहित जरूर बोलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। परिभाषा तो एकदम सिंपल है कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाए या बमबारी की जाती है तो वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा निकलती। इस घटना को ही कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और उसके बाद भैया आ जाता है दूसरा कि नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब अब की बार जुड़ना। और एक चीज और समझ लीजिए कि नाभिकीय विखंडन का वैसे अगर दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी, ठीक है, ये क्या है, नाभिकीय विखंडन पर काम करते हैं, ठीक। परमाणु बम में पूछता है भैया कौन सी घटना है, नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा निकलती है, ठीक है, याद रखना। और नाभिकीय अब संलयन हो जाता है। संलयन का मतलब ये होता है जुड़ना, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन क्या है, इसका उदाहरण देखिए। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर दें तो यह घटना कहलाती है नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब जुड़ना। विखंडन का जस्ट उल्टा होता है संलयन। विखंडन का मतलब ही होता है टूट जाना, ठीक है, लेकिन संलयन का मतलब होता है जुड़ जाना। तो क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिल करके क्या होता है, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये जो घटना कहलाती भैया क्या, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। जैसे यहां पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक जैसे यहां पर एक ड्यूटेरियम का मतलब ड्यूटेरियम के 2 हल्के नाभिक मिल रहे हैं तो ये क्या होता है, एक ट्राइटियम का, ठीक, ट्राइटियम के एक भारी का नाभिक का मतलब भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ये एक प्रोटियम के, और साथ में ऊर्जा, ठीक है, निकलती है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अब इसी में अगर देखिए ये इतना भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हम आपको और समझाना चाहें तो 1H3 भाई ये क्या है, ट्राइटियम है। ट्राइटियम में फिर से एक हम ड्यूटेरियम के नाभिक का संयोग कर देते हैं तो ये क्या है, मिलकर के हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे और यहां पर क्या है, एक न्यूट्रॉन हो जाएगा बाहर। तभी तो भैया ये 3 2 5 है, इधर 4 1 5 होगा और अपार ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल हो जाता है। नाभिकीय विखंडन में भाई क्या होता है, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में। बट संलयन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और यहां पे जो क्वेश्चन पूछता है भैया, जैसे सूर्य, इसका उदाहरण बात कर लें तो दैनिक जीवन में सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा नाभिकीय संलयन के रूप में मिलती है। इसी तरह से हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम भी भैया नाभिकीय संलयन पर काम करता है, क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिलकर हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो अंतर में भी यही लिख सकते हैं कि ये भाई क्या होता है, इसमें एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप अंतर के तौर पर भी समझा सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।